नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। हिंदुस्तान में कोरोना के नंबर आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के केस 50,000 को पार कर गए। देश के 100 जिलों में कोरोना पेशेंट 7 दिनों में दोगुने हो चुके हैं। कर्नाटक, केरल, बिहार में कोरोना की स्पीड महाराष्ट्र से भी आगे दिख रही है। वायरस के ये नंबर प्रधानमंत्री मोदी भी देख रहे हैं। उनके लिए फैसले की घड़ी आ रही है। मुसीबत बड़ी है, इसलिए पेटी बांध कर रखने की जरूरत है। हर घंटे 282 नए मरीज, हर 3 मिनट 14 नए पेशेंट, हर घंटे 6 लोगों की मौत, यानी हर 10 मिनट में एक व्यक्ति की मौत। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना के नए नंबर बताए तो कुछ बातें एकदम साफ हो गई। ये नंबर देखकर कोई भी कह सकता है कि देश के सामने बहुत बड़ी मुसीबत है। प्रधानमंत्री के लिए भी ये मुश्किल घड़ी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या 1,31,868 तक पहुंच गई है। एक दिन में 6,767 नए केस सामने आए। कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,867 हो गई, लेकिन 54,440 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। पिछले 24 घंटों में 147 लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। 7 दिनों बाद लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है। अगले 7 दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री को फिर से बड़ा फैसला करना है। लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 होगा या ताला पूरी तरह खुलने की कोई संभावना बनेगी? इस सवाल का जवाब कोरोना का ग्राफ तय करेगा। कोरोना की चाल कैसी रहेगी? वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? कोरोना की चाल को समझने के लिए वायरस की हर डिटेल को बहुत गहराई में जाकर देखना जरूरी है। अफसरों का एम्पावर्ड ग्रुप भी फिलहाल इन्हीं डेटा को बारीकी से देख रहा है। 73,560 में यह सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। देश भर में 73,560 एक्टिव कोरोना पेशेंट हैं। एक्टिव मतलब इनसे कोरोना फैल सकता है। इस नंबर का एक मतलब यह भी है कि इतने मरीजों के कांटेक्ट में आए लोग रिस्क में हैं। मरीजों की तादाद जैसे जैसे बढ़ रही है, सभी की कांटेक्ट ट्रेसिंग का टास्क मुश्किल हो रहा है। हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर भी कोरोना पॉजिटिव हुए। उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग लगभग नामुमकिन है। इसलिए प्रधानमंत्री ने वैकल्पिक स्ट्रेटजी तैयार करने का ऑर्डर दिया है। महाराष्ट्र 47,190 कोरोना केस, तमिलनाडु 15,512 कोरोना पेशेंट, गुजरात 13,664 कोरोना केस, दिल्ली 12,910 कोरोना मरीज, राजस्थान 6,742 पेशेंट और मध्य प्रदेश 6,371 पेशेंट। कोरोना चार्ट में ये 6 राज्य टॉप पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और इन 6 राज्यों के मुख्यमंत्री नंबर्स के साथ साथ टेस्टिंग रिजल्ट्स को भी देख रहे हैं। 100 टेस्ट पर कितने कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, इसका ब्यौरा बहुत बड़ी इंसाइट देता है। महाराष्ट्र 13.14%, यानी महाराष्ट्र में हर 100 टेस्ट पर कम से कम 13 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली 7.82% और गुजरात 7.67%। टेस्टिंग के रिजल्ट्स इन दोनों राज्यों में पेशेंट्स की संख्या के साथ भी मैच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर 100 टेस्ट पर 4.79 पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तमिलनाडु में यह परसेंटेज 3.90 का है। बिहार 2 हफ्ते पहले तक 1% से भी नीचे था, लेकिन अब ये 3.77% है। यानी अब हर 100 टेस्ट पर यहां 3.77 पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में भले ही सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट हैं,
लेकिन पिछले 5 दिनों में कोरोना ने अपनी स्पीड जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ाई है वो है कर्नाटक, केरल, असम, बिहार और उत्तराखंड। केरल में पिछले 5 दिनों में एक्टिव केसेस 16% की रफ्तार से बढ़े हैं। केरल के लिए यह कोरोना रिटर्न्स का मामला है। बिहार में पिछले 5 दिनों में इसकी रफ्तार 14% रोजाना की रही है, जिसका मुख्य कारण प्रवासी मजदूरों का आना है। बिहार में 23 मई तक 805 ट्रेनों से 11,72,194 प्रवासी आए। 24 मई को 105 ट्रेनों से 1,73,250 प्रवासी मजदूर पहुंचे। 25 मई को 118 ट्रेनों से 1,93,400 प्रवासी आएंगे। बिहार में अब तक 63,741 लोगों का टेस्ट हुआ, जिनमें 2,507 लोग कोरोना इन्फेक्टेड मिले। 702 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1,792 अभी एक्टिव पेशेंट हैं। बिहार में 3 मई से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। तब से 1,599 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए 15,036 क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए, जिनमें 10,56,852 प्रवासी मजदूर रहते हैं। प्रवासी मजदूरों के कारण पिछले एक हफ्ते में 100 जिलों में कोरोना केस दोगुने हो गए। इनमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के जिले हैं। प्रवासी मजदूरों के कारण ही यूपी के सभी 75 जिलों में अब कोरोना पेशेंट हैं। हम लोगों ने इसलिए 75,000 से अधिक अपनी मेडिकल टीमें गठित करके स्क्रीनिंग को और तेज किया है। हम इस बात को जानते हैं कि जो माइग्रेंट लेबर आएगा, संक्रमण भी आएगा, लेकिन स्क्रीनिंग और उसके साथ साथ देखिए वह कार्यकर्ता पसीना बहाता है, तो स्वाभाविक रूप से वह इस संक्रमण से जूझने की ताकत उसके पास है। सामान्य व्यक्ति, आप परिणाम देखेंगे कि सामान्य व्यक्ति में अगर संक्रमण होता है तो उसको ठीक होने में 14 से 20 दिन लग रहे हैं, और माइग्रेंट लेबर में संक्रमण के बाद 6-7वें दिन ही वह कोरोना नेगेटिव में आ जा रहा है। एक बहुत बड़ी ताकत है ये हमारी। पूरे देश में कोरोना के टोटल केस 5.3% की दर से बढ़ रहे हैं। इस तरह टोटल केसेस की डबलिंग 13 दिनों की है। एक्टिव केसेस का ग्रोथ रेट रोजाना 4.6% का है। इस तरह एक्टिव केसेस की डबलिंग 15 दिनों में हो रही है। मेडिकल और स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट की सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि भारत में कोरोना का पीक अभी नहीं आया। एम्स के डायरेक्टर पहले ही कह चुके कि हिंदुस्तान में कोरोना का पीक जुलाई तक आएगा। कोरोना के पीक की पहचान क्या है, इसे आसानी से यूं समझिए। पीक का पहला संकेत यह होगा कि एक्टिव केसेस की संख्या बढ़नी बंद हो जाए। दूसरा संकेत यह होगा कि रोजाना डिस्चार्ज लोगों की तादाद उतनी ही होने लगे जितने नए केसेस जुड़े। यानी अगर 1,000 मरीज नए आए और करीब 1,000 मरीज ही डिस्चार्ज होने लगे तो एक्सपर्ट्स ये अनाउंस कर सकते हैं कि भारत में कोरोना का पीक आ चुका है। लॉकडाउन का ताला पूरी तरह तभी खुल सकता है जब पीक गुजर जाए, लेकिन वो पीक अभी नहीं आया। इसलिए दूसरे डिटेल्स को देखना जरूरी हो जाता है, जिन पर आगे की स्ट्रेटजी डिपेंड करेगी। कि पिछले 2 महीने में बहुत सारे देश के एक्सपर्ट्स ने और एक विदेश से भी वैज्ञानिक आए थे, वो अमेरिका के एक प्रतिष्ठित संस्थान के डायरेक्टर थे। उन्होंने भी बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दिए। यूनिवर्सिटीज ने भी कई सारे मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर बहुत सारे प्रिडिक्शंस भारत के बारे में की थी। बहुत सारी यहाँ के बारे में जो है एप्रीहेंशंस व्यक्त किए थे। 300 मिलियन से ज्यादा केसेस होंगे, 5-10 मिलियन केसेस तो क्रिटिकल होंगे, और ये सब मई जून के महीने के बारे में इस तरह की बातें की गई थी। सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ।
दूसरे देशों से तुलना करके देखें तो हिंदुस्तान अब भी बहुत सेफ पोजीशन में दिखता है। लॉकडाउन का ताला हमेशा के लिए लगाकर नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसे धीरे धीरे खोला जा रहा है। सोमवार से हवाई जहाज उड़ने लगे, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। एयरपोर्ट पर और हवाई जहाज में सफर करने की क्या गाइडलाइंस होंगी, इसे तय कर दिया गया। हवाई अड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की मार्किंग भी कर ली गई है। महाराष्ट्र के सीएम और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस पर अपना विरोध जताया है, मगर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि कोरोना काल में भी फ्लाइट्स का सफर बिल्कुल सेफ और सिक्योर होगा। कोरोना की किलर स्पीड हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां कोरोना का स्पीडोमीटर 50,000 के कांटे की ओर भाग रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना मीटर 47,000 को पार कर गया। यहां 1,577 मौत हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,608 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर है, जहां कोरोना केस 28,000 के पार पहुंच गए हैं। मुंबई में 949 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले महाराष्ट्र पुलिस का कोरोना नंबर 16 राज्यों से ज्यादा है। महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना के 1,758 मामले हो चुके हैं। इनमें से 183 पुलिस अधिकारी और 1,575 पुलिस कर्मचारी शामिल हैं। महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना से कुल 18 मौत हुई। देश के सामने जो हालात है, ऐसा हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा। कोरोना काबू में नहीं आ रहा और लॉकडाउन कंटिन्यू रखना इकोनॉमी के लिए घातक है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ताला धीरे धीरे खोला है, लेकिन अगले 7 दिन देश के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है। 7वें दिन प्रधानमंत्री को बड़ा फैसला लेना है। कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,000 पार हो चुकी है। पिछले 2 दिन से 6,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। वाकई मुसीबत बड़ी है। प्रधानमंत्री के सामने मुश्किल की घड़ी है, लेकिन विरोधी संकट के वक्त भी प्रधानमंत्री पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे विरोधियों को यह रिपोर्ट अब ध्यान से देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। क्राइसिस के वक्त मोदी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। पीएम मोदी ने इमरजेंसी फंड से 1,000 करोड़ देने का ऐलान किया, लेकिन यह नहीं बताया कि यह एडवांस होगा या पैकेज। दीदी प्रधानमंत्री पर शक मत कीजिएगा। प्रधानमंत्री ने चेक काट दिया है। कोई शक है तो ये जरूर देख लीजिए, डायरेक्ट दिल्ली से आया है। तसल्ली कर लीजिए, 1,000 करोड़ यानी 1,000 करोड़ पश्चिम बंगाल को ट्रांसफर कर दिए गए। यही नहीं, ओडिशा के नाम दी गई 500 करोड़ की मदद भी ओडिशा सरकार के अकाउंट में पहुंच गई। फुल पेमेंट हो चुका है, लेकिन इसकी पूरी सियासत किश्तों में हुई। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। अम्फान तूफान की तबाही के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को तबाही की हकीकत और नुकसान को देखने की अपील की। 22 मई को प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों का दौरा किया। जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री ने तुरंत 1,000 करोड़ के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं।
मन में एक कसक तो रह जाएगी। यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद दीदी के पॉलिटिकल ब्रेन से एक सवाल उठा, जिसमें उन्होंने पूछा कि ये कौन सी किश्त है? नुकसान तो 1 लाख करोड़ का हुआ, ये एडवांस है या पैकेज? पीएम ने कहा कि इस पर बाद में विचार होगा, लेकिन यह एडवांस होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप जो भी हमें देंगे वो आपका फैसला है, हम विस्तार से बता देंगे। मदद की किश्त से उठा सवाल सियासी किश्तों पर पहुंच गया। अब मदद की रकम पहुंचा दी गई है। बीजेपी पूछ रही है, ममता अहंकार छोड़ें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ममता जी ने अपना अहंकार त्यागा तो उसका लाभ बंगाल की जनता को मिला। ममता जी देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। अगर वो अहंकार रखती और प्रधानमंत्री नहीं आते तो आज बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की सहायता नहीं मिलती। ये वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का नहीं है। ममता दीदी, सच तो ये है, प्रधानमंत्री को अगर पॉलिटिक्स करनी होती तो वो आपके बुलावे पर पश्चिम बंगाल नहीं जाते। चुप्पी भी साध सकते थे, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अपना कर्तव्य और गरिमा जानते हैं। वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। वो अच्छी तरह जानते थे कि एक साथ 2 आपदाएं आई हैं। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ अम्फान है। ऐसे मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री का सिर्फ साथ खड़े होना ही बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। लिहाजा वो दौरे के लिए निकल पड़े। ममता दीदी, एक बात और, अगर आप नहीं बुलाती तो भी प्रधानमंत्री ये दौरा जरूर करते। ममता दीदी, आपको याद होगा 2019 में फेनी तूफान आया था। प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी दौरा किया था, तब आपने उन्हें नहीं बुलाया था। उस वक्त तो आप सियासी नफा नुकसान का कैलकुलेशन कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक और केंद्र से दी गई मदद तक को ठुकरा दिया था। बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने दौरा किया और केंद्र से पूरी मदद का ऐलान भी किया। दीदी, प्रधानमंत्री पर शक मत करना। प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स से ऊपर होता है। ममता दीदी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तो जानती ही हैं। उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी दोनों में आपकी तरह ही आजकल पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की दाद देनी चाहिए। जब संकट में गद्दी फंसी तो उन्होंने पॉलिटिकल नरेंद्र मोदी को नहीं याद किया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को फोन लगाया। प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये कहा, देखते हैं, और उद्धव ठाकरे का सियासी संकट टल गया। उसी बातचीत का नतीजा था कि उद्धव ठाकरे की वजह से महाराष्ट्र के 8 और दूसरे नेताओं के विधान परिषद पहुंचने में दिक्कत नहीं आई। उद्धव समेत 9 उम्मीदवार विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स से ऊपर है। किसी एक राज्य के पीएम नहीं, पूरे देश के पीएम हैं। इसलिए प्रधानमंत्री पर शक मत कीजिए, पॉलिटिक्स